वीडियो की शुरुआत करते हैं उस आर्टिकल से जो एक स्टेट की बाउंड्री या एरिया इसके साथ साथ नाम चेंज करने की पावर्स देता है। वो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3, मतलब भारत के संविधान का तीसरा आर्टिकल। आर्टिकल 3 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास किसी भी स्टेट की बाउंड्री और इसके साथ साथ किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने की पावर्स है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पावर्स है पार्लियामेंट के पास। तो इस वीडियो को एंड तक देखना इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आर्टिकल 3 में मेनली 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं, उसके पास ये पावर्स है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया निकाल के उसको एक नई स्टेट बना सकती है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को कंबाइन करके एक नई स्टेट भी बना सकती है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक स्टेट का हिस्सा निकालकर दूसरे स्टेट में जोड़ सकती है। दूसरे सब क्लॉज में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है। तीसरे सब क्लॉज में लिखा है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकती है। चौथे सब क्लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की बाउंड्री पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। और पांचवे सब क्लॉज के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। अब इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 ने 2 कंडीशंस भी लगाई हैं ऊपर। सबसे पहली कि ये बिल सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसको स्टेट लेवल लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब ये बिल क्या होता है? कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जब पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो वो बिल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। दूसरी कंडीशन जो इस पर लगाई गई है वो ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंपल्शन है कि पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर से उनका ओपिनियन लेना मैंडेटरी है। लेकिन इस चीज में एक झोल है। अब प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर की सलाह मांगी कि आप बताओ कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो भी जवाब दे, जो भी एडवाइस दे, वो प्रेसिडेंट माने ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह समझ सकते हैं जो प्रेसिडेंट को पूरी करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि इस बिल पर पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही है और किसी की एडवाइस पर उस बिल में थोड़े चेंजेस किए गए, तो अब प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस जाना कंपलसरी नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर स्टेट लेजिस्लेचर की एडवाइस लेना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से वो सिर्फ स्टेट ही बना सकते हैं। ये सेम चीज एक यूनियन टेरिटरी पर भी एप्लीकेबल है। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो उनके केस में भी ये चीज एप्लीकेबल है। बस एक डिफरेंस है, जैसे स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू पॉइंट पूछा जाता है, एक यूनियन टेरिटरी के केस में सारे डिसीजंस पार्लियामेंट खुद से लेती है। आपने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ सुनी ही होगी। जम्मू और कश्मीर पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, पर पार्लियामेंट इसके लिए एक बिल पास किया बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस एक्शन पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने रेजिस्टेंस भी शो की थी, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की बात को माने या ना माने। इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो स्टेट के कंसेंट के बिना उस स्टेट का एरिया, बाउंड्री, नाम कुछ भी चेंज कर सकती है। और बड़े लेवल पे बताऊं तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकती है। इसलिए कोई भी स्टेट कब तक एग्जिस्ट करेगी
इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को तोड़ सकती है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह का डिस्ट्रक्शन कर रही है। तोड़ने का मतलब है कि उसकी बाउंड्री, एरिया और नाम पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को नहीं तोड़ सकती। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पर होता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब ना तो यूनियन स्टेट्स को तोड़ सकती है और ना ही स्टेट्स यूनियन को तोड़ सकती है। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग जब भी आर्टिकल 2 और 3 के अंडर नई स्टेट बनेगी या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज होगी या उसका नाम चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है उस लॉ को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। अब ये जानते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि उस टाइम हाउस में जितने भी एमपीज मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स प्रेजेंट हैं उसके 50% से ज़्यादा वोट्स बिल के फेवर में होने चाहिए, तो वो बिल पास हो जाएगा। अब क्या इसका मतलब ये है कि जैसे पार्लियामेंट के पास स्टेट की बाउंड्री चेंज करने की पावर है, क्या उसी तरीके से उनके पास ये पावर भी है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट को एक फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था प्रेसिडेंट ने 1960 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो बेरूबारी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है उसको वो पाकिस्तान को दे देंगे। इस पर प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंडिया का कोई पार्ट एक फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि अंडर आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट इंडिया के किसी पार्ट को किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते, लेकिन इन केस अगर इंडिया को अपना कोई पार्ट दूसरी कंट्री को देना पड़े तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के अंडर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और इस अमेंडमेंट के बाद वो टेरिटरी पाकिस्तान को दे दी गई। दूसरी तरफ 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दी कि जब भी इंडिया का किसी कंट्री के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस डिस्प्यूट को एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिया अपनी टेरिटरी दूसरी कंट्री को नहीं दे रही, किसी ना किसी वजह से वहां डिस्प्यूट चल रहा है। और इन सिंपल टर्म्स सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बाउंड्री डिस्प्यूट के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरीज एक्सचेंज हुई थी। इसका मतलब है कि कुछ टेरिटरीज इंडिया में आई और इंडिया के कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दी गई। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कॉमन लैंड बाउंड्री है वो है अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर्स। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, उनमें से सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री इंडिया की लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री डिटरमाइन हुई थी 1947 के रैडक्लिफ अवार्ड से। लेकिन इस अवार्ड को लेके कुछ डिस्प्यूट था जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई 1950 के बैगे अवार्ड से, लेकिन इस अवार्ड में भी इश्यूज रह गए और आगे जाकर 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। नेहरू नून एग्रीमेंट में बेसिकली क्या था? नेहरू नून एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि बेरूबारी यूनियन की टेरिटरीज को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बांटा जाएगा, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसको अपोज किया, जिसके बाद ये मैटर
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी का कोई भी पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। अगर पार्लियामेंट को ऐसा करना है तो उन्हें आर्टिकल नंबर 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो और इसी सब को लेकर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास की गई। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर ये लिखा था कि जो भी इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 में डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में मेंशन टेरिटरीज इंडिया पाकिस्तान को दे देगी। लेकिन 1960 में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने की वजह से ये अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हो पाई। अब इशू तो वही का वही था। 16 मई 1974 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लैंड बाउंड्री के इशू को लेके पॉइंट्स मेंशन थे, लेकिन इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया गया। रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब एग्रीमेंट को ऑफिशियल बनाना होता है, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि इसमें एक कंट्री के हिस्से को दूसरे को देना था और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता और साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करना था कि एग्जैक्टली कितना एरिया इंडिया बांग्लादेश को देगी और कितना बांग्लादेश इंडिया को। इन सब का सॉल्यूशन निकाला गया। कौन कौन सी टेरिटरीज एक्सचेंज की जाएंगी इसको आइडेंटिफाई किया गया और सितंबर 6, 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना। इस प्रोटोकॉल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल इन स्टेट के व्यू पॉइंट को भी देखा गया और फाइनली 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुई जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स ट्रांसफर किए और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स इंडिया को दिए। इसके साथ साथ कुछ पोजेशंस भी एक्सचेंज हुई और 6.1 किलोमीटर के अनडिमार्केटेड बॉर्डर को भी मार्क किया गया। इन 3 पर्पसेस के लिए आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा इन 4 स्टेट की टेरिटरी में चेंज किया गया अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने जानी पार्लियामेंट की वो सारी पावर्स जिसके बेसिस पे वो एक स्टेट का नाम, एरिया और बाउंड्री चेंज कर सकती है और उससे रिलेटेड केसेस जो भी हैं हमने उसके बारे में भी बातचीत की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज नेहा गुप्ता। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़।